ठुक्का बेच करके मैं टिकट कराया और गया, ये कि महसूस न हो। मैंने हंसते हुए कहा कि टेंशन न लो, सरकार आएगी तो। रवि किशन जी भी उसमें गोद में उठा ली। अच्छा। और बोले कि बेटा तुमको कुछ मिलेगा। 10th का एग्जाम दिया, उसके बाद मैं चला गया मुंबई। लोगों को लगता था कि डिस्टर्ब रहता है, ये पागल हो गया। डिस्टर्ब रहता मतलब पगला गई, मतलब पगला गया अपना। वहाँ पहुंचा तो हमने कहा भैया वो टी सीरीज का ऑफिस कहाँ पे? दादर उतरा। बोले अरे कोई किसी को जानते हो? सही उठ के चले, कहाँ से आए? तुमने कहा मैं एक्टिंग भी करता हूँ सर। बोले तुम करते क्या क्या हो, पहले मुझे नोट करा दो। खबरों में तो इतना काम किया था तो उतना इंटरेस्टिंग कोई नहीं किया हो। नमस्कार। कहते हैं कि किसी के दिल में उतरना हो तो म्यूजिक बहुत आसान तरीका होता है, किसी गम को मिटाना हो तो भी म्यूजिक बहुत आसान तरीका होता है, खुशी में आपको दिल से एंजॉय करना हो तो भी म्यूजिक बहुत आसान तरीका होता है। मतलब म्यूजिक के बिना आज के समय में कोई भी अभिव्यक्ति पूरी नहीं है। जी हाँ, आज उसी म्यूजिक के क्षेत्र से, उसी संगीत के क्षेत्र से, जिसको हम कह सकते हैं जो एक गांव से, एक पारंपरिक क्षेत्र से जिनकी शुरुआत हुई, हमारे बीच में है रवि रांझा जी। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि जी इस समय वर्तमान समय में प्रदेश महासचिव हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा एक सामाजिक सिंगर हैं। समाज में पर्याप्त जो इस समय कुरीतियां हैं, विषमताएं हैं, उनके ऊपर गीत संगीत से लोगों को जोड़ते हैं। बाकी का सफर हम रवि जी से ही जानते हैं। रवि जी, जैसा कि हम सब ने देखा है, आप पारंपरिक गीतों से आते हैं, सामाजिक गीतों में आपकी ज्यादा रुचि है, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, और आपने म्यूजिक के दुनिया में कैसे कदम रखा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक म्यूजिक का बात है तो शुरू से ही, बचपन से जब तक मैं समझने लगा कि संगीत क्या होता है, गाने क्या है, तब से ही मेरी रुचि रही है गाने में। प्राइमरी में जब मैं पढ़ता था तभी से मैं पार्टिसिपेट करता था। हर शनिवार को यहाँ पे संगीत का एक कार्यक्रम होता था, उसमें भाग लेता था। कहाँ पे? गांव में? गांव में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से हैं? हाँ। प्रॉपर जौनपुर शहर से हैं कि किसी नहीं, गांव से। गांव से। जौनपुर से भी थोड़ा दूर? शहर से 17 किलोमीटर। जौनपुर से 17 किलोमीटर दूर। जलालपुर में। अच्छा, जलालपुर। ओके ओके। प्रॉपर गांव में हमारा घर है, और बगल में ही प्राइमरी स्कूल, वहीं में उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो गीत संगीत का जो भी कार्यक्रम होता था उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो लोगों ने कहा कि अच्छे गाते हो, तो लोग प्रोत्साहित करते थे। धीरे धीरे गाते गाते प्रोत्साहन लोगों का मिला। और हाँ, प्रोत्साहन मिला लोगों का। तो मुझे लगा कि जो मेरे अंदर कुछ थोड़ी बहुत थी, और आगे बढ़ी लोगों के प्रोत्साहन। हाँ, लोगों के बीच में लाऊं और उसको डेवलप करूं। तो उसके बाद जब मैं 9th पास किया तो 8th, उसके बाद 9th में हमारा एडमिशन हुआ। हमारे पिताजी पराग डेयरी में काम करते थे, बनारस रामनगर। अच्छा, पिताजी प्राइवेट नौकरी में थे? हाँ, वो सब सरकार से अटैच होता, पराग डेयरी वाले। अच्छा अच्छा जी। तो 9th में हमारा एडमिशन हो गया रामनगर। फिर उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा अंदर ये हो गया एक्टिंग का। अच्छा। मैं ड्रामा और ये सब में भाग भी लेता था। मुझे इतना ज़्यादा मतलब दिमाग में वो चढ़ गया कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है। हाँ, ये कह सकते हैं वो सवार हो गया। हाँ। मेरा पढ़ाई से धीरे धीरे मन हटता गया। मतलब एकदम पढ़ाई से मन उठ गया और लगा कि नहीं, अब जो है एकदम बस हीरो बनना है, गायक बनना है, नाम करना है, नाम कमाना है, और बहुत हो गई पढ़ाई। आप कह सकते हैं कि उस समय यही दिमाग में आया। बचपन में कौन सा गाना वाना गाते थे जब लोगों ने सुना? पहले फिल्मी गाने गाते थे बचपन में शुरुआत में? हाँ, फिल्म के भी गाने गाते थे, सामाजिक भी गाना गाता था। अच्छा। लोगों को उस समय किस तरह का गाना आपसे, जैसे होता नहीं बच्चों को बुला बुला के यार एक गाना सुनाओ, तो कैसे लोग उस तरीके से सुनते थे आपसे? मैंने एक गाना मेरे मित्र गाते थे, मौनी का जो है सुना हुआ गाता था। कौन सा गाना था वो? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी,
सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। क्या बात है, यही सब ये तो वास्तविकता है। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद 9th में एडमिशन कराने के बाद 10th का एग्जाम दिया, उसके बाद मैं चला गया मुंबई। अच्छा, बॉम्बे आपने कहा आप चलो यार, पिताजी से मैंने जो कहा होगा देखा जाएगा। हाँ, मैं रात में नींद नहीं आती थी मुझे, हाँ, इतना नोक ज्यादा झोंक हुई परिवार में पिताजी से, और घर में नोक झोंक कुछ हुई? नोक झोंक तो नहीं, लेकिन लोगों को लगता था कि डिस्टर्ब रहता है ये, पागल हो गया। डिस्टर्ब रहता मतलब पगला गई था एकदम, पगला गया अपना। वो इसका मन लग गया एकदम एक्टिंग करने में, और ये अपनी दुनिया में खोया रहता है, जब देखो गाना और एक्टिंग यही सब सोचता रहता है। तो पिताजी बोले ठीक है ले किराया। तो दरअसल मैं बहुत मिडिल फैमिली से, पिताजी का भी बहुत ज्यादा कितना रुपया देख भेजे तनख्वाह उस समय 1100 रुपया। 1100 रुपया 1100 रुपया मुझे तो दिए किसी थे। जानते थे बम्बई की, ऐसे ही पहुंच गए? नहीं, एक दो लोग हमारे गांव के रहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा मेरा संपर्क नहीं था। तो लोग समझाए नहीं कि अरे यार कहाँ बॉम्बे आ रहे हो, कहाँ परेशान हो जाओ? नहीं, मैं किसी का मानने को तैयार नहीं था ना, एकदम पगला पूरा भूत सवार था। घर वाले भी बोले जाओगे तो कहाँ, तुमने उनसे झूठ बोला। मैंने कहा कि मुंबई में एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो मुझे जानते हैं, मुझे बुलाए हैं। झूठ बोल के चल दिया। तो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो घर वाले सोचते कि वहाँ जाएगा तो रहेगा कैसे कहाँ, रहेंगे, खाएगा कहाँ, कैसे क्या करेगा, तो नहीं जाने देते। तो मैंने वहाँ पे झूठ बोल के आप पहुँच गए बम्बई? जी, मैं मुंबई पहुँच गया, और वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा झूठ बोल के तो आ गया, अब आगे क्या रहूंगा कैसे, क्या करूँगा। तो एक चाय पान का दुकान था वहाँ पे, वो भी वहाँ पहुंचा तो हमने कहा भैया वो टी सीरीज का ऑफिस कहाँ पे है? दादर उतरा तो उसने कहा टी सीरीज का ऑफिस, कौन सा टी सीरीज? हमने कहा टी सीरीज जो गाना वाना बनाते हैं, मैं गायक हूँ, गाना लिखता भी हूँ, मैं लिखता भी। तो बोले अरे कोई किसी को जानते हो? ऐसे ही उठ के चले कहाँ से आए हो? तुम कहे जौनपुर बनारस के पास। अच्छा हाँ, हमारा भी तो वही है। अच्छा, आपको मिल गया? हाँ, पड़ोसी मिल गए? वो मिल गए। अच्छा, पान वाले? हाँ, पान वाले भैया। तो हमने कहा, हमें मुझे अच्छा लगा, तो हमने कहा कि अंधेरी कैसे जाया जाता है, क्योंकि पेपर में पहले आता था ना, पेपर का कटिंग से मैं सारा एड्रेस लिख लेता था कि ये इनका एड्रेस है, ये टी सीरीज का है, ये अमिताभ बच्चन जी का एड्रेस है। सब अखबार काम आया, वो पेपर में आता था ना, तो मैं वो डायरी में लिख लेता था, तो सब मैं रखा हुआ था, ये उनका है हमारे। उसके बाद हमने कहा भैया एक काम कीजिए, अंधेरी में है ये जो झोला लिया हूँ बहुत वजनदार है, तो हम ये यहीं आपके यहाँ रख देते हैं, अब मैं जाके हो के आता हूँ। बोले अजीब आदमी है, न जान न पहचान। नहीं, आप किसी को यहाँ पे पहले व्यवस्था नहीं की, ऐसे आ गए बेटा, बहुत दिक्कतें होती हैं, जाओ घूम के आओ। मैं तो आप कितने साल पहले उधर के हो? ये सर 2005 की बात है। 5 यानी 20 साल पहले? 20 साल पहले 9th पास करके गया था। उसके बाद हमने कहा कि आप ये रखे रहिए, मैं जाके आता हूँ, तो खाली ये बता दीजिए कि कैसे कैसे। बोले यहाँ से एक ट्रेन जाएगी अंधेरी, टिकट ले लेना, यहाँ से बैठना, अंधेरी उतर जाना बेटा, अंधेरी उतर के फिर उसके बाद बेस्ट में पूछ लेना वहाँ से, तो बेस्ट में चले जाना, वहाँ से पूछते पूछते चले जाना। हाँ, वहाँ से फिर उतरा, मैं बस पकड़ा, अंधेरी स्टेशन से पहुँच गया, वहाँ कुछ दूर पे था इन्फिनिटी मॉल, उससे थोड़े दूर पे था। हाँ, इन्फिनिटी मॉल। वहाँ से मैं पैदल वॉकिंग डिस्टेंस था, चला गया वहाँ पे। तो तीसरी, अब मैं गया तो धड़धड़ा के अंदर ही जा रहा था, तो अरे कहाँ हाँ, मैं नहीं, अंदर जा रहे हैं। हाँ, बोले अरे अंदर क्या कुछ काम है? हाँ। किससे मिलना है? हम कहे अभी तो अंदर जाएंगे तो तब तो पता चलेगा किससे मिलेंगे। मैं गायक हूँ, राइटर हूँ। तो बोले नहीं किसी को जानते हो अंदर? हमने कहा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन गायक हूँ, लिखता हूँ।
बोले वो तो ठीक है, लेकिन किसी को जानते हो किसी अंदर से मिलना है, किससे मिलना है, तभी जा पाओगे अंदर ना, तो ऐसे एंट्री नहीं है। मैंने कहा बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा थोड़ी देर वेट करते हैं। काफ़ी देर वेट किया तो एक म्यूजिक डायरेक्टर जो है अंदर से आए, अंदर से निकल के आ रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर आए, मतलब वो मुझे ये नहीं पता था कि म्यूजिक डायरेक्टर है। वो बाहर आए तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कान पर है, तो मुझे लगा कि या तो गायक होंगे या म्यूजिक डायरेक्टर होंगे या राइटर होंगे, कुछ न कुछ तो होंगे। पर्सनालिटी से ऐसा लग रहा था। हाँ, तो जैसे ही बाहर निकले तो मैं उनको प्रणाम किया। बोले हाँ हाँ बता। तुमने कहा सर मैं गीत लिखता हूँ, गाता हूँ और मैं इसलिए आया हूँ। बोले कहाँ से आए हो? हमने कहा यूपी से, जौनपुर। तो बोले मुझे जानते हो? हमने कहा नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ। तो बोले कि यहाँ किसी को जानते हो? हमने कहा नहीं, मैं आज ही आया हूँ सर। तो बोले अरे, बोले मेरा नाम राकेश त्रिवेदी है, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। तुमने कहा ठीक है सर, तुम मेरी मदद कीजिए, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। बोले अंदर जाके करोगे क्या? तुमने कहा सर मेरी मदद कीजिए। तो बोले मेरा भी घर बिहार है। अच्छा, बिहार के थे? हाँ, तो होता ना कि अपनी तरफ का कोई, इधर का कोई आपके समझने वाला, बोली भाषा भोजपुरी समझने वाला कुछ मिल जाए तो एक बड़ा वो होता है कि हाँ हाँ कि समझेंगे बात। हाँ, कंफर्ट है। तो बोले कहाँ रह रहे हो? तुमने कहा कि मैं वहाँ दादर जगह अपना बैग सब रखा हूँ। तो बोले यार तू कहाँ रहोगे? तुमने कहा कि कहीं रहने की जगह तो नहीं है, अभी मैं एक जगह रखा हूँ, देखता हूँ कहीं ना कहीं कुछ। तो बोले मैं मीरा रोड रहता हूँ बेटा, और अभी रहता तो अकेले ही हूँ, क्योंकि हम भी अभी स्ट्रगल ही है, लेकिन उनका काम चल रहा था तो कमा रहे थे। तो एक काम करो, मैं वो समझते थे समझे आपकी बात को, स्ट्रगल को समझते थे। तो बोले कि तुम जो है आज नहीं कल आ जाओ। कल वहीं पे वापस बुलाया आपको? घर बुलाया? हाँ, हमको नंबर दिया, हमको नंबर दिया। बोले कल मुझे फोन कर लेना, मैं बुलाऊंगा जहाँ, वहाँ पे आ जाना। तो पहले क्वाइन डाल करके वो पीसी वाला फोन? हाँ, पीसी वाला। तो नंबर मुझे दिए, रिलायंस का ऐसे कोई नंबर उनके पास बड़ा सा था वो ऐसा। तो हमने कहा ठीक है सर। तो मुझे ये लगा कि कोई तो मिला है। तो बोले आ जाना, तो मैंने बुलाऊंगा। तो फिर मैं खुशी खुशी वहीं से लौट गया। तो चलिए पहले ही दिन कोई रिस्पांस मिला, कोई मिल गया कि हाँ गाइड करने वाला। सही बात है, सही बात है। उसके बाद मैं वापस गया वहाँ, तो वहाँ उनके पास पहुंचा तो हमने कहा चाचा बढ़िया टी सीरीज में काम मिल गया है। काम मिल गया, सीधे भोकाल पे आके काम मिल गया। भोकाल पे नहीं, लेकिन उम्मीद जग गई कि अगर मिल गया तो मैं काम ले लूंगा। हाँ, मिल गया, जब यहाँ तक बात पहुंची तो काम ले लूंगा, काम मिल जाएगा। पॉजिटिव था मैं, बहुत पहले से ही पॉजिटिव सोचता हूँ। काम मिल गया तो बोले ठीक है आज कहाँ रहो? तो हमने कहा कि आज का देखना पड़ेगा। तो बोले बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, हम रात में बंद करके चले जाते हैं, तो मैं कहा करो यहाँ पे जो जगह है उस पर सो सकते हो? तो हमने कहा हाँ सो सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत कोई बोलेगा तो नहीं? बोले बोल भी सकते हैं, लेकिन आज वो कर लो। तो हमने कहा कि वो तो हमारा टहलते टहलते आधी रात से ऊपर हो जाएगा और थका हुआ था मैं। तो बोले कि देखो सामने वो है शौचालय है, वहाँ अपना जो भी पब्लिक वाला जो शौचालय, वहाँ पे नहा वहा लेना, ये सब कर लेना बेटा। तो मैं घर पे इसलिए नहीं सकते, परिवार हमारा भी एक, और हमारा भी छोटा सा है, परेशान, हमारे भी जगह नहीं तो मैं क्या। नहीं इतना आप कर दिए बहुत है। तो उनके सामने ही एक वो था, बोरा का था, उसी पे मैं बैठा। रात में 4 और बजा तो मुझे हल्का सा नींद आया, उसके बाद नींद ही नहीं आ रहा था मेरा उधर। उसके बाद मैं सोच रहा था कैसे फटाक से सुबह हो और फोन करे। सुबह मैंने 8 बजे फोन किया, नहीं उठाया, सो रहे होंगे।
फिर मैं 10 बजे फ़ोन किया, फिर नहीं उठाए, फिर 10:30 बजे किया, नहीं उठाए, 11 बजे किया तो उठा ली। उन्होंने कहा सर मैं रवि बोल रहा हूँ, रवि रांझा। बोले हाँ बताओ। हमने कहा सर मैं वो टी3 के सामने कल मुलाकात हुई थी आपका? कल मुलाकात हुई थी ना टी3 के सामने। हाँ बताओ 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 क्या हुआ तुम्हारा? उन्होंने कहा सर मैं तो हूँ स्टेशन पे हूँ। बोले यार मैं क्या बताऊँ, तुम्हारे ऊपर दया भी आ रही है। हमने कहा सर दया तो नहीं, हमको काम चाहिए। बोले एक काम करो तुम आ जाओ मीरा रोड आ जाओ। हाँ। मीरा रोड आ जाओ फिर देखते हैं। मैं कहा ठीक है। तो बोले कि वहाँ से वो ट्रेन पकड़ना विरार वाली, भी लिखा रहता है विरार वाली, किसी से पूछ लेना और टिकट लेना, विरार कर लेना टिकट, तब मीरा रोड आ पाओगे। तो मैंने टिकट लिया और मीरा रोड उतरा। उतरने के बाद मीरा रोड एक ही साइड का था ही उतरने का, एक ही तरफ उतरना है। हाँ। फिर उतर करके वहाँ से पूछते पूछते मैं उनके रूम पे पहुँचा। उनके रूम पे पहुँचा तो वहाँ अपना म्यूजिक व्यूजिक का पूरा सिस्टम, कैसेट इतना गजा था उसमें, सब में उनका फोटो और सब चढ़ा लगा कि कहाँ सही जगह पहुँचे, सही जगह पे। वाह, कैसेट पे उसमें नाम किसी का आ जाए, फोटो तो लगे कोई बड़ा सिंगर, VIP आदमी। और थे भी बहुत गुणी आदमी थे, राकेश त्रिवेदी, बहुत सीखे हैं उनसे हम। मैं बहुत संगीत का ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, प्रैक्टिकली जो भी कर पाया हूँ, लेकिन वो चीज़ें जब याद आती है ना बहुत। फिर उसके बाद भावुक पल है वो सब जो है, अरे स्ट्रगल के दिन है क्यों रवि जी? वो वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि अब कुछ अच्छा होगा। और जिसको आप बचपन से सोच रहे हो कि मैं ये काम करूं, उस पर अगर पहला सीढ़ी या कुछ लगता है ना कि वो समय आने वाला है, या एक शुरुआत तो होती है ना, अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि रवि चलो एक भोजपुरी मूवी बन रही है हमारे मित्र हैं राजीव सिंह जी, एक भोजपुरी मूवी बना रहे हैं, चलो उनसे मैं मिला देता हूँ। और तुमने कहा मैं एक्टिंग भी करता हूँ सर। बोले तुम करते क्या क्या हो, पहले मुझे नोट करा दो। तुमने कहा कि मैं लिखता भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, गा भी लेता हूँ, और गाने में भोजपुरी गा लेता हूँ, हिंदी नहीं गा पाता हूँ, भोजपुरी गाता हूँ। हिंदी का जो लेवल है गायकी का वो मैं नहीं कर पाता, उतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ। भोजपुरी गा लेता हूँ। भोजपुरी में एक थ्रो की जरूरत होती है, एक वो जो फ्लेक्सिबिलिटी और वो चीज़ें हैं वो कर लेता हूँ। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, चल तुझे एक्टिंग में ही काम दिलवाते हैं। चलिए शुरुआत तो दिखने में भी शाहरुख खान लग रहा है। उसमें बादल थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, जो भी था। तो बोले तैयार हो जा, तो हमको तैयार होने कितना टाइम, फटाफट हाली हाली तैयार हो गए फटाफट एकदम तैयार हो करके मैंने कहा चलिए सर। फिर आए तो लोखंड वाला में रहते थे राजीव सिंह जी। अब राजीव सिंह जी के यहाँ गया तो वहाँ वो थे राजा चौधरी जी, श्वेता तिवारी के हस्बैंड। हाँ श्वेता तिवारी। तो राजीव सिंह और राजा चौधरी दोनों लोग मिल के फिल्म बना रहे थे। अच्छा अच्छा। प्रोड्यूसर श्वेता तिवारी जी थी। अच्छा। तो वहाँ गए तो राजीव सिंह जी से बोले कि ये लड़का है अच्छा, मेरा संपर्की है, जानता हूँ इसको काफी दिन से। बताया, प्रेजेंट किए आपको काफी दिन से, एक्टिंग करता है, अच्छा लड़का है। हाँ। तो राजीव सिंह बहुत अच्छे इंसान, समझने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और समझने वाले हैं। तो देख के ही समझ गए। अच्छा। बोले अरे ठीक है, परेशान अभी स्ट्रगल है इसका, ठीक है अच्छा लड़का है, तो इसको काम करो यहीं पे छोड़ दो इसको, ये अभी फिल्म का तमाम बहुत काम है, अकेले मैं वो थक जाता हूँ, मतलब वो पूरा बहुत काम रहता है ना सर। तो वो विश्वसनीय, मुझे देख करके वो समझ गए कि बहुत विश्वसनीय है, बहुत वो अच्छा। दूसरी बात बोले कि कहाँ घर है, जौनपुर। तो बोले मेरा तो
बनारस में घर है। अच्छा, तो बनारस जौनपुर। और ये तब तो गजब हो गया। हाँ, बोले मैं रहता हूँ भोपाल में, लेकिन मेरा बनारस चौबेपुर घर है। चौबेपुर घर। वहाँ कड़ी जुड़ गई आपकी कुल। हाँ, और पहुंच गए राजीव सिंह जी के यहाँ। हाँ, तो बोले कि मैं रवि किशन जी को लेकर के एक फिल्म कर रहा हूँ। तो हमने कहा रवि किशन जी मतलब उसमें आज भी बड़े फिगर थे, इंडस्ट्री के तो ही हैं, एज ए कलाकार, बड़े कलाकार हैं। तो हमने कहा ठीक है सर। बोले बस चल, आज उदित नारायण जी का वो है, एक गाना रिकॉर्डिंग है, राकेश त्रिवेदी म्यूजिक डायरेक्टर थे उसमें। तो मैं गया, तो दूसरे दिन वहाँ पे रुक गया मैं। तो दूसरे दिन फिर राकेश वहीं पे रुक गया मैं, उन्हीं के घर पे। हाँ, फिर राकेश भैया हमारा बैग लेकर के आया वहाँ अगले दिन। हाँ, बोले यहाँ रहेगा तो तुझे आराम भी रहेगा और थोड़ा सा सीखेगा भी इंडस्ट्री का। तो भैया बैग लेकर के आ गए। उसके बाद मैं गया उदित नारायण जी का, दूसरे दिन उदित नारायण जी से मुलाकात हो गई। बताइए, 2 ही दिन में धाड़ धाड़। उसके बाद उदित नारायण जी से आज का आशीर्वाद मिला। हो एक गाना का रिकॉर्डिंग चला था, श्वेता तिवारी जी वहाँ पे आ गई, क्योंकि प्रोड्यूस वही कर रही थी, वो राजा चौधरी जी और राजीव सिंह जी। उसके बाद शूटिंग कुछ दिनों में सब पूरा तैयारी हो रही है, शूटिंग चालू हो गई। शूटिंग चालू हो गई तो एक कैरेक्टर निकला। अच्छा, एक कैरेक्टर निकला तो उसमें राजू भैया बोले करेगा कैरेक्टर। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे, हम तो आए इसीलिए। बोले रवि किशन जी के साथ है। हाँ। कभी किया है? मैंने कहा आज तक एक्टिंग तो नहीं किया कैमरे के सामने। तो यार दिक्कत यह है कि पहले वो मेमोरी नहीं रहता, वो नहीं रहता था ना, पहले वो रील चलता था। अच्छा, रील पे होता था। पहले रील चलता था तो वो बड़ा कॉस्टली पड़ता था, रीटेक इतना नहीं, रीटेक नहीं होता था। बोले देख रवि किशन है, अगर मतलब उनके लहजे में रवि किशन है, अगर रीटेक कर लेगा तो नाराज जाएंगे। तब मतलब बड़े एक्टर हैं, नहीं चाहिए कोई लूज एक्टर है कोई। तुमने कहा कि नहीं कर लूंगा मैं। बोले ठीक है। बोले देखो इसमें मैं भी कर रहा हूँ राजीव सिंह जी भी उसमें एक रोल कर रहे थे छोटा सा, और उसमें एक लोग और एक्टिंग कर रहे थे। हालांकि 5-6 महीने पहले उनकी डेथ हो गई, मनोज संतोषी जी, जो कि ये लिखे थे भाभी जी घर पे हैं। अच्छा, भाभी जी घर पे हैं, तो राइटर जो मेन राइटर है मनोज संतोषी जी, उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। उनकी डेथ हो गई, कैंसर हुआ था। वो भी उसमें एक्टिंग किए थे, बड़े अच्छे एक्टर भी थे वो, और राइटर भी थे उन। और श्रीमान श्रीमती में भी उन्होंने। अच्छा, श्रीमान श्रीमती एक सीरियल आता, वो भी लिखते थे वो, राजन वागदरे उसके डायरेक्टर थे। मैं तब नहीं था, लेकिन उनका बता रहा हूँ पीछे। तो उसमें वो भी एक्टिंग कर रहे थे, आप देखेंगे तो। हम और मनोज संतोषी जी, तो जब पहला सीन चालू हुआ तो हुआ क्या कि मेरा डायलॉग था, फिर मनोज संतोषी जी का, फिर राजीव सिंह जी का। तो राजीव सिंह जी बार बार कहते रवि बोलना मत। अब हुआ शुरू, रवि किशन जी जब आए, डायलॉग चल रहा था तो राजीव जी भूल गए। आपका हो गया, वो भूल गए राजीव जी भूल गए लेकिन हम ऐसा मैनेज किए कि उनका भी डायलॉग बोलते हुए एकदम करेक्ट मिला के खड़ा कर दिए और कंप्लीट हो गया। हाँ, खुश हो गए होंगे वो तो। बहुत खुश हुए। रवि किशन जी भी उसमें गोद में उठा ली। अच्छा। और बोले कि बेटा तुमको कुछ मिलेगा इंडस्ट्री से, इतना बोले। और जब उनको पता चला कि पहला इसका सीन है, कैमरे के सामने पहला फेस किया है, आज तक इंडस्ट्री कभी देखा नहीं था, कभी आया नहीं था, कभी कैमरे के सामने किया नहीं था। हाँ, इसके अंदर बहुत काम किया था, सोच से सपनों में बहुत काम किया, रियल में नहीं काम किया है। सपनों में तो इतना काम किया था तो उतना इंडस्ट्री कोई नहीं किया सपने में कई सुपर डुपर हिट पिक्चर बना दी, सपने में कई सुपर डुपर फिल्में मैंने कर लिया और कई सीन मैंने कर लिया। ऐसा कोई रात नहीं होता होगा जिस रात में पिक्चर ना बना दी। दूसरे तीसरे रात में तो 1-2 पिक्चर में एक्टिंग कर ही लेता था ये सही मामला। सपने में बहुत पिक्चर बनाए हैं, कैमरे के सामने अब बना रहे हैं। अच्छा, वही है, इसी वजह से मैं कैमरे के सामने कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ा था मेरा सपनों में। तो उसके बाद वहां से शुरू हुआ। उसके बाद
राजीव सिंह जी का ही शुरू हुआ एक सीरियल, ये चंदा कानून है। ये चंदा कानून कॉमेडी अच्छा शो, उसमें मनोज संतोषी जी उसके राइटर थे और राजीव सिंह जी प्रोड्यूसर थे। आइडियाज पिक्चर्स उनका कंपनी है, तो उसमें भी मैंने काम किया। अच्छा। उसके बाद एक सीरियल आया मैडम की पाठशाला। मैडम की पाठशाला कॉमेडी था, उसमें उपासना सिंह जी थे, उपासना सिंह जी थी और अमित बहल जी थे जो स्वाभिमान सीरियल में आते थे वो थे। और जो चंदा कानून था उसमें आसिफ शेख जी, जूही परमार जी थी उनके साथ। अच्छा, बड़े लोग। हाँ, उसमें मैंने किया था। टिकू तलसानिया जी थे, उसमें मैंने किया। मैडम की पाठशाला करने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ मैं रहता था लेकिन मेरा लगाव यहाँ उत्तर प्रदेश के राजनीति से और अखिलेश भैया से, मतलब वहां से राजनीति से भी लगे रहे। तो मैं मेरे फेवरेट अखिलेश यादव जी, मैं उनको फॉलो करता था। तो 2012 में जब इनकी सरकार बनी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने हमारे नेता, तो मुझे इनका काम करने का स्टाइल और विजन बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें मैंने गाना गाया था जब भैया का सरकार चल रहा था। तो इतना खुश थी पब्लिक, और होता ना कि जब कोई काम होता है तो बाहर तक वो शोर जाता है। तो मैं रहता था मुंबई, लेकिन वहां तक वो भाप आती थी जब विकास की वो खुशबू थी। तो हमने जो है, जो विकास की खुशबू आती है वो बाहर तक आती है। मुंबई में ही रहते हुए मैंने एक गाना लिखा और गाया। हर निकला गेला सपा के सरकार भैया, हर निकला गेला सपा के सरकार भैया, जहाँ जनता पावे अपन अधिकार भैया, जहाँ जनता पावे अपन अधिकार भैया, निकला गेला सपा के सरकार बाबूजी। तो ये मैंने गाना गाया 2012 वही गाया और पहले कैसेट आता था। अच्छा। तो गाना गा करके फिर कैसेट को रिकॉर्ड करा के और उसका स्टिकर लेके स्टिक करके चिपका करके, तो 25-30 कैसेट जो है मैं गाँव लेके आया। अच्छा। मैं गाँव लेके आया तो मैं गाँव में, मैं किसी सांसद विधायक से मेरा किसी से कोई मेरा अटैचमेंट नहीं था। मैं किसी को जानता समझा, लेकिन किसी मेरी जान पहचान नहीं थी। मैं सिर्फ अखिलेश जी का दीवाना था। अखिलेश जी भी गाते थे। अखिलेश जी का दीवाना हूँ। और कैसेट लेकर के मैं वहां से आया, और वैसे गांव किसी नेता को मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं गांव बांटने लगे। इसकी मैंने गाया है, अखिलेश जी का गाना गाया मैंने, पार्टी का, एक समाजवादी पार्टी के लिए मैंने गाना गाया। वो कैसेट धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा। फिर हमारे उसमें सांसद थे आदरणीय तूफानी सरोज, हाँ, मछली शहर के, उनके पास भी गया तो वो बड़ा उनको अच्छा लगा। वो मुझे बुलाए, बोले गाना बहुत अच्छा है। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा ये गाना है, कोई सुन रहा है, अच्छा सांसद है। हाँ। फिर मैं वापस मुंबई चला गया, वहां से गाता रहा। फिर उसके बाद बीच में 2017 में हमने गाना गाया। तो उन्हीं लोगों के साथ रहते थे आप, राजीव सिंह? और राजीव सिंह के साथ, उन्हीं के घर ही पे? हाँ, उनका फ्लैट था। तो मुझे भाई के जैसा मानते थे, आज भी मानते हैं। आज भी जब मैं जाता हूँ मुंबई, क्योंकि एक कलाकार के लिए मुंबई का बड़ा क्रेज है, अटैचमेंट रहता है। आज तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर यूपी बिहार में शिफ्ट हो गई, क्योंकि एल्बम फिल्म ज़्यादातर यही भी शूट हो रहा है। तो आज मैं भी अगर एल्बम करता हूँ, गाने करता हूँ, तो यही बनारस और पूरे से मिला करके बिहार यही सब शूट करता हूँ। तो ज़्यादातर मेरा काम ही हो जाता है। जब धारावाहिक रहता है तब मुंबई जाना पड़ता है। तो अभी ज़्यादा इंडस्ट्री, अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे रहते हुए मैंने एक 2016 में, अच्छा, कि मैंने एक गाना गाया था कि
वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। ये गाना मैंने लिखा, गाया, तो ये गाना इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये गाना धीरे पहुंच गया आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के पास, धर्मेंद्र यादव जी के पास, आजमगढ़ के जो सांसद जी के पास। बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बुलाए, मुझे ढूंढवाए, मुझे जानते नहीं थे कि मैं कहाँ कहूँ। ये गाना सुन करके मेरा लास्ट में नाम था, उस नाम से मेरे प्रोफाइल फेसबुक पे गए, उसके बाद देखिए जौनपुर का है, तो जौनपुर एसपी को भैया फोन किए कि यहाँ पे जिले में कोई कलाकार है रवि रांझा नाम का, अच्छा, उसको ढूंढिए। तो पूरा तंत्र लग गया मुझे ढूंढने में। कुछ हमारे जो पार्टी जिला के नेता, उनसे भी बोले कि रवि को, फिर धीरे धीरे मेरे पास मैसेज पहुंचा कि आप ढूंढ रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद प्रयासरत था कि कैसे मैं पहुंच जाऊं, कैसे मैं आशीर्वाद लूं जिनको मैं, भाई जिसके फैन हैं आप इतने बड़े। हाँ, वहाँ की सीढ़ी आपको मिल गई। हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी। तो मुझे बहुत खुशी, अपार खुशी। मुझे नंबर मिला, मैंने कॉल किया, तो भैया बोले कि तूने गाना बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आ जाओ दिल्ली। दिल्ली बुलाया उन्होंने? हाँ, तो फिर फ्लाइट का टिकट कराया मेरा, मैं दिल्ली गया, खाना खिलाया बैठा के, फिर फ्लाइट से मुझे जौनपुर भेजे, सम्मान दिए, प्रोत्साहित किए, मदद किए। उसके बाद फिर आदरणीय हमारे जिले के इसमें पूर्व मंत्री हैं, उसमें मंत्री थे शैलेंद्र यादव ललई जी, उनके साथ में फिर भैया मुख्यमंत्री उसमें थे। ये 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ गया भैया ने। भैया पहली मुलाकात आपकी? हाँ, वही पहली मुलाकात अखिलेश जी से आपकी। हाँ, वही शैलेंद्र जी ने करवाई आप? जी, उनके साथ गया, तो भैया बोले अच्छा गाना है। कौन सा गाना सुनाए उनको? वही गाना भैया सुने थे, नेताजी नजर आते हैं, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। तो भैया को अच्छा लगा, जब बोले बताओ तुम्हारी क्या मदद की जाए। तो उन्होंने कहा भैया आशीर्वाद बस आपका बना रहे, और बाकी तो जो भी कार्यकर्ता, जो भी जैसे कोई आपके सामने हाथ फैलाता है या निवेदन करता है, आप तुरंत मदद करते हैं। तो मुझे भी जब लगेगा तो मदद। और वो समय कब किसके लाइफ में चेंजेस आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। इस समय बीतता गया, मैं पार्टी के लिए गाना गाता रहा। अच्छा, तब से ही आप पार्टी के लिए लग गया? हाँ, तब से पार्टी के लिए लग गया। उसके बाद फिर सरकार 17 के बाद नहीं बन पाई, उसमें और जिम्मेदारी बढ़ गई, उसमें और। तो आपने फिर आधिकारिक रूप से पार्टी को ज्वाइन कर लिया या कैसे? ज्वाइन का मतलब कि ये है कि एक मतलब आपका अटैचमेंट तो अखिलेश यादव जी से था फिलहाल? जी, पार्टी से हाँ है। और ये क्या होता है कि एक जिम्मेदारी को एक जो आधार मिल जाता है, तो वो चीजें अलग हो जाती है। तो वो जिम्मेदारी फिलहाल आपको एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको बनाए। अच्छा, उसी समय बना दिए? हाँ, उसके कुछ दिन बाद, 1 से 1.5 साल बाद। उसके बाद भैया समय बीतता गया पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी हमारी सत्ता में नहीं थी, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि सत्ता में तो लोग
बहुत से लोग जुड़ते हैं और स्ट्रगल टाइम, अब पार्टी का स्ट्रगल टाइम था आपके लिए? जरूर। अब अगर सत्ता में नहीं है तो उसको जरूरत, पार्टी को जरूरत तो ही है कि हम उसके उनके मुद्दों को, जो हमारी पार्टी का चीजें, उनको जनता के बीच में। तो ये बताइए, जैसे रवि जी की एक गायक कलाकार, तो आप मान लीजिए आप बनना चाहते थे सिंगर, और सामाजिक गीत गाते गाते, सोशल गीत गाते गाते आपने एक विचारधारा बना ली, सिर्फ आप एक पार्टी के लिए ही गाना गाते हैं, या अभी भी जो अच्छे कार्य हैं, जैसे बाकी जो सरकारें हैं, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं, और राशन वाली योजनाएं थी, 5 किलो जो उन्होंने गरीब लोगों के लिए, कोविड जैसे समय में इतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मैनेज किया। कुछ अच्छे कार्य भी तो करती है सरकार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा विरोध में ही गाने गाए जाते हैं। आप अभी तक फिलहाल, जैसे एक सिंगर का काम है कि जो अच्छाई है उसको बाहर लेके आए, तो आपको ऐसा नहीं लगता आज तक कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा कार्य किया है, उसके लिए भी कोई गाना बने? अच्छा, जैसे कि अब राशन की बात है, राशन आज से नहीं, वो कांग्रेस के जमाने से हो रहा है, तो मैं क्यों इनका गाऊं? अच्छा, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, 10-90 अखिलेश जी ने दिया, हालांकि अच्छा और नहीं किए नहीं। अगर उस चीज को और बेटर करना चाहिए था, उस चीज को उन्होंने गड़बड़ा दिया, अच्छा, और डाउन किया उन्होंने। अखिलेश जी के जमाने में 10-90 बना था, कितनी मजबूत व्यवस्था थी वो, लेकिन उस चीज को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अगर उसमें मजबूती लाते तब आदमी गुणगान करता। अच्छा, लेकिन हर चीज को उन्होंने, अब रोजगार की बात किए थे, रोजगार जब आदमी, देखिए आप बता रहे हैं, मैं समाज के लिए जब आप अच्छा करोगे, जब उन्हीं के काम को फीता काटोगे, तो आपके लिए कौन? अरे लेकिन बहुत सारे कार्य किए हैं उन्होंने। पूर्वांचल, आप जौनपुर की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल की शुरुआत कौन किया था? शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन उसको पूरा करने का कार्य तो किया उन्होंने। आप देखिए, हमने गाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के लिए गाया। क्या गीत था, जरा बताएं हमें। हर तू ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवैला, तू ही पूर्वांचल एक्सप्रेस के शुरुआत कैला, तू ही, ये माननीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ सारा चीज है। तो ये देखिए, कलाकार तो हमेशा सच के साथ है। आज लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा रही है, चाहे वोट, आप देखिए किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है। अच्छा, आपने अभी सरकार के विरोध में कौन से गीत लिखे हैं, जो गाए हैं अभी मैंने ये लिखा है वोट चोरी पे। तो वोट चोरी अगर हुई तो सीटें कैसे बढ़ गई, ये बताइए पहले। सीट भी तो बढ़ी हैं, अगर वोट चोरी हुई होती तो भाजपा की सीटें बढ़ती ना। अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो 50 सीट के ऊपर, कम से कम 60 सीट के ऊपर आता समाजवादी पार्टी का। ये देखिए, इस नजरिए से आप देखिए। क्या गीत लिखा आपने? हरे वटवा के चोरी के करता ससनवा बेईमानवा, हरे वटवा के चोरी के करता ससनवा बेईमानवा, होए कर काला बाटे मनवा बेईमानवा, होए कर काला बाटे मनवा बेईमानवा, हरे वटवा के चोरी के करता ससनवा बेईमानवा, होए कर काला बाटे मनवा बेईमानवा, हर कुर्सी के खातिर करे नया नया खेला, ध्यान ये कर हरदम चुनाव पे रहेला, कुर्सी के खातिर करे नया नया खेला, ध्यान ये कर हरदम चुनाव पे रहेला, हर जनता परेशानी झेले, जनता परेशानी झेले, करे करनवा बेईमानवा, होए कर काला बाटे मनवा बेईमानवा, होए कर काला बाटे मनवा बेईमानवा, हर दिन रात करे खाली हिंदू मुसलमान हो, छन छन बदले लाए कर ईमान हो, दिन रात करे खाली हिंदू मुसलमान हो, छन छन बदले लाए कर ईमान हो,
तो ये दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान। ऐसा देखिए रवि जी, ऐसा नहीं है जैसे आप अगर आप बताइए, अगर वोटों की चोरी होती, आपने समाजवादी पार्टी जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए उसमें लोकसभा में ग्राफ काफी ऊंचे गया। ये तो खाली विपक्ष हमेशा से इस तरीके से आरोप लगाता है कि कभी ईवीएम मशीन के ऊपर, कभी वोट चोरी के नाम पे, अगर ये तो आरोप के साथ सरकार ने तो निराधार कर दिया इसको। जैसे सरकार क्यों नहीं करेगी? आप चोर, अच्छा बताइए, आप चोर से पूछेंगे चोरी करे, चोरी किए हो तो क्या बोलेगा? ना मैंने चोरी किया है, वो तो बोलेगी ना अरे हम चोर किए, हम कहाँ चोरी किए। नहीं, अगर वोट चोरी करते तो दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में तो अब जाके सरकार बनी है ना। अगर ये तो केंद्र में 2014 से है, उसके बाद आम आदमी बड़े होशियार, बड़े होशियार है। अच्छा, ये बड़े होशियार हैं, कब कहाँ बनाना है, कहाँ घटाने, किस तरह से बेवकूफ बनाना है जनता को बड़े अच्छी तरह जानते हैं सब। नहीं, अगर वोट इनका इतना अच्छा प्रजा पे, वो वोट पे कंट्रोल होता तो ये बंगाल में भी सरकार होती, बिहार में भी एक तरफा सरकार बनाते हैं। अब कहीं कहीं इनका बेईमानी कम चल पाता है। अच्छा, कहीं कहीं कम चल पाता है। तो ये आपका एक तरीका है विरोध दर्ज करने का, आप गाने के माध्यम से विरोध दर्ज कराते हैं। और इस समय मैं सही बताऊं तो जनता यही कह रही है। क्या? हर 27 में सपा जब आई हो गुजरिया। आज सही बताऊं तो हर हस्बैंड, एक हस्बैंड का ही ले लीजिए। अच्छा, जब उसकी पत्नी बोलती है कि अरे कुछ बनवा दे, हमने खुद ही सर अपने इतना मैं परेशान था मैं कि मैं सही शादी हो गई आपकी? शादी हो गई है। तो ये अपनी बीवी के लिए आपने गाया, धर्म पत्नी के लिए कुछ आपने भी गाया? सर मैं कुछ ऐसी घटना हो गई थी। अच्छा। कि अब मेरा बेटा 1.5 साल का था, आज के 1.5 साल पहले की बात है। मेरा बेटा 1.5 साल का था तो उसको यहाँ पे किडनी में कैंसर हो गया। तो पता चला तो हम लोग बहुत, मतलब एक होता है ना कि माँ बाप के लिए क्या गुजरेगा कि 1.5 साल के बेटा को कैंसर हो गया। अब मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैं गरीब परिवार से, सारा काम धाम जानते ही। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ, लोगों ने मदद किया। उस समय लोगों ने मदद किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मदद की, हमारी धर्मेंद्र यादव जी मदद की। इलाज मैं एम्स में करा रहा था, वहाँ दिल्ली रह करके इलाज कराना। ऑपरेशन हुआ बेटे का, उसके बाद 24 कीमो चढ़ना था। पूरा 1-1.5 साल का कोर्स था, 24 कीमो चढ़ना था। आप मान के चलिए सर कि 20 कीमो, 20-22 कीमो ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं बचा था। बार बार किसी से आदमी मदद नहीं ले सकता ना। लोगों ने मदद किया, इतना खर्चा हुआ, सब पैसा खत्म हो गया। लास्ट में जब कीमो 2 बचा था, मेरे पास जाने के लिए किराया भाड़ा कुछ नहीं था। मेरे वाइफ के पास झुमका बचा था, वो झुमका बेच करके मैं टिकट कराया और गया। और झुमका जब बिका, जब बेचा तो उस समय मैंने बस ये कि महसूस न हो, मैंने हंसते हुए कहा कि टेंशन ना लो, सरकार आएगी तो वापस से चीजें हो जाएंगी। तो ये पानी के लिए, पानी, मुश्किल टाइम, टफ टाइम। और सर ये मेरी ही परेशानी नहीं होगी, मेरे जैसे न जाने कितने लोग परेशानी जो इस स्थिति, इस परिस्थिति से गुजरते हों। ऐसा नहीं कि बस मैं ही इस लाइन से, इस समय से गुजरा हूँ। और तो मेरे दिमाग में आया कि वाकई में क्या मेरा देश
अभी भी इतना बेरोजगारी से गुजर रहा है, इतनी गरीबी से गुजर रहा है। मेरी तो कहीं न कहीं तो जिम्मेदार तो सरकार ही होगी ना सर। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, अपने ओन से मैं तो कोशिश करूँगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं कि ज़मीन बेच दूँ, क्या करूँ, क्या करेगा इंसान। तो अभी फिलहाल वो जो तो फिर मैंने जब मेरे दिमाग में आया कि ये लाखों लोगों की आवाज़ हो, तब मैंने सर ये गीत, मैंने अपने दिल की आवाज़ को मैंने उसमें लिखा और मैं गाया ये गीत कि ये था कि हर 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। नौकरी किसी रूप में मिल सकता है आपको रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी, अर्निंग का साधन मिलना चाहिए। हर 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झुलनिया गढ़वाई बुहो, गढ़वाई बुहो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली। ये गाना एक्चुअली ये गाना मैं अपने लिए नहीं करता, आपकी आप बीती है ये गाने में। ने स्ट्रगल और मजबूरी, गरीबी, संघर्ष और नजदीक से देखा है और वो मंजर से गुजरा हूँ कि जब बेटे को कीमो लगता था, ब्लड तकलीफ होता। अखिलेश यादव जी बड़ी मदद की हमारी, तो वो पीड़ा समझते हैं अखिलेश यादव जी, इसलिए मैं गाता। आप पूछे ना कि मैं सपा के लिए क्यों गाता, अखिलेश जी के लिए ही क्यों गाता, इसीलिए वो समझते हैं अपने कार्यकर्ता की पीड़ा समझते हैं, उस जनता की पीड़ा समझते हैं। मुख्यमंत्री न रहते हुए भी इतनी मदद करते हैं, उतनी सरकार नहीं करती है। आप जाके देखिए सर, कोई भी आ जाता है बोल देता है कि इसको दे दो, इसकी ये मदद कर दो, कितना पैसा बांटते, कितने लोग मदद करते हर तरह से। आज भी फरियाद लोग लेकर जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास ना नहीं जाते हैं, क्यों जाते हैं? उम्मीद है, अखिलेश जी से उम्मीद है लोगों की, इसलिए मैंने गाया था सर ये गाना। पाठशाला बंद किए थे, हालांकि मैंने गाया, उसके कुछ दिन बाद ये वापस ले लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संघर्ष का नतीजा है पीडीए पाठशाला जो मुहिम चलाया, तो मैंने गाया था।
अब कैसे बबुआ के पढ़ाई बंद भइल पाठशाला, ई कैसन सरकार निकम्मी खोलत बा मधुशाला। हर दिन पर दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के, हर दिन पर दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के। एही से तय हो धनिया जरूरत हो अखिलेश के, एही से तय हो धनिया जरूरत हो अखिलेश के। ऐसी आवाज नहीं निकलती है, पीड़ा दर्द, वो अटैचमेंट है अखिलेश यादव जी से लोगों की। अखिलेश से आपके अकॉर्डिंग लोग जुड़ते हैं क्योंकि अखिलेश उन लोगों की मदद करते हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? बिल्कुल, आप देख आज भी चले जाइए, अगर बैठे होंगे तो आप देखिए कितने फरियादी वहाँ पे बैठे, चाहे छात्र नौजवान अपनी समस्या लेके जाता हो कि हमारा पेपर लीक हुआ है, हमारा अभी नौकरी रुका हुआ है, चाहे और भी पीड़ित जाते हैं कि हमको दबंगों ने परेशान किया हुआ, हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, हमारे घर गिरा रहे हैं जबरदस्ती। तो इसलिए सामाजिक दोष पे भी आपने कोई गाना गाया है? जैसे समाज में नॉर्मल राजनीति से हटके भी कोई गीत आप गाते हो, वैसे गुनगुनाते हो? तो सर सामाजिक ही है ना। अच्छा, ये तो सामाजिक ही है ना सर। अब मैंने गाया कि अब कैसे बबुआ के पढ़ाई बंद भइल पाठशाला, ई कैसन सरकार निकम्मी खोलत बा मत, ये सामाजिक ही तो सर। कि आज ये स्कूल बंद हो जाएगा प्राइमरी स्कूल, तो बच्चे, अब मैं प्राइमरी स्कूल पढ़ा हूँ सर, अगर उसमें प्राइमरी स्कूल नहीं होता तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं 5वीं तक पढ़ पाऊँ। मैं कैसे पढ़ता, मैं तो गरीब परिवार से था, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं अपना साइन भी नहीं कर पाता। तो हम जानते हैं ना कि सर नहीं पढ़ पाता, हमारे जैसे लोग नहीं पढ़ पाते। तो अखिलेश जी से अब मुलाकात होती है? इधर जब चाहते हैं मुलाकात हो जाती है, मदद होती है? जब भी जाता हूँ आशीर्वाद मिल जाता है उनका। कभी नेताजी से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, सही बात। नेताजी तो भगवान, बहुत बड़े नेता, वो उनका आशीर्वाद सर पे रहा है। और एक ही बार मिल पाया हूँ। अच्छा, लेकिन वो सौभाग्य की बात। तो आने वाले समय में क्या तैयारी है, अब आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? आने वाले समय में ऐसे ही मैं कुरीतियों के खिलाफ गाता रहूँगा और सामाजिक चीज़ों को लेकर के तो वहाँ चलता रहूँगा। बॉम्बे जैसे आप एक्टिंग कर रहे थे फिल्मों में, और एक्टिंग तो मैं अभी एल्बम्स में कर ही रहा हूँ, और आगे चल के अगर तो आय का स्रोत क्या है आपके रवि जी? कहाँ से पैसा कमाते हैं, घर कैसे चलता है? अभी तो सर जो एल्बम कर लेते हैं उसी में से थोड़ा बहुत आ जाता है, प्रॉपर कहीं से फिक्स तो नहीं है मेरा, सही बताऊं तो। अच्छा, अब चल रहा है सबकी कृपा है। तो 27 से क्या उम्मीदें हैं आपको? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि 27 में सरकार? दिल से कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, और जनता का रुख समझ के कह रहा हूँ। अच्छा, सरकार बनने जा रही है 2027 में समाजवादी पार्टी की। तो सरकार बनेगी तो आपकी भी तस्वीर बदलेगी? मेरी जब पूरा उत्तर प्रदेश बदलेगा तो मैं तो उत्तर प्रदेश में ही हूँ, मैं भी तस्वीर बदलेगी। तो गीत संगीत के क्षेत्र से राजनीति में भी आना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या ऐसे ही बस गीत संगीत के सेवा आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। आप गायकी के माध्यम से भी, अब मैं मुद्दे को गा रहा हूँ तो एक तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ सेवा, जनता की और लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि आपको जब सरकार आएगी, मजबूती मिलेगी, तो और तरीके से सेवा करूँगा कि जो मैं, क्योंकि देखिए आप जो आदमी झेला रहता है और जो जिस परिस्थिति से गुजरा है वो समझेगा भी और आगे, इसलिए समाजवादी लोगों की मदद करते हैं जो संघर्ष से निकले रहते हैं।
तब के निकले रहते हैं। अच्छी बात है। तो इसी तरीके से गीत संगीत के थ्रू अभी जब तक आप विपक्ष में हैं तब तक आप सरकार का विरोध बस 27 तक विपक्ष में है, उसके बाद हम सत्ता में रहेंगे। 27 के बाद आप सत्ता में रहेंगे। और आने वाले समय में आप कह रहे हैं जब पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी तो ऑफकोर्स मैं भी उत्तर प्रदेश में ही हूँ। सही बात, हम सबकी तस्वीर बदल जाएगी। तो अपने किसी गीत के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहते हो आप आने वाले समय के लिए? मिल फसल के बढ़िया दाम, महंगाई पे लगी लगाम, खुशी हुई है कुल किसान, लागी दुखवा पे लगाम। अरे यहाँ यकीन से मिली सबके रोजी रोजगार धनिया, यहाँ यकीन से मिली सबके रोजी रोजगार धनिया, बनी 27 में सपा सरकार धनिया। हर परिवार के लिए गाना है। अच्छा। और एक गाना, बस कुछ दिन के बात धनिया, सुखो के होई एहसास धनिया, बस कुछ दिन के बात धनिया, सुखो के होई एहसास धनिया, कुली दुखवा के दिन वावरा जाई हो, कुल दुखवा के दिन वावरा जाई हो, सीएम बनी है पीडीए के नेता अखिलेश, सब कर सपनवा पूरा जाई हो, सीएम बनी है पीडीए के नेता अखिलेश, सब कर सपनवा पूरा जाई हो। क्या बात है, क्या बात है। कोई भोजपुरी गीत आप गुनगुनाते हो राजनीति के अलावा, सामाजिक के अलावा, कोई सुनाना चाहें? हम कितना करी बड़ाई, तू पहलू गजब सुघराई, हम कितना करी बड़ाई, तू पहलू गजब सुघराई, तोहर एक झलक पावेला मनवा तोहरा पीछे भागे, चांद भी फीका लागे ए जान तोहरा आगे, चांद भी फीका लागे ए जान तोहरा आगे। रवि जी, अच्छा ये बताइए, जैसे आज के समय में जो भोजपुरी गाने हैं जिसमें काफी वल्गैरिटी भी है, बहुत सारे गाने डुअल सेंस में होते हैं, वल्गैरिटी इन द सेंस कि वो डुअल सेंस में गाने मैक्सिमम होते हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत वल्गर तो नहीं गाना चाहिए, तो समाज में चीजें जाती हैं तो गाने से बड़ा परिवर्तन होता है। और आपने शुरू में कहा कि जब दुख में आदमी होता तो भी गाना सुनता है, सुख में होता है एंजॉय करता है, शादी विवाह में होता है, तो गाना का ये प्रभाव होता है कि वो इंसान की जहन तक जाता है और उस चीज़ को छोड़ जाता है। तो हमेशा गाने में उतनी अहमियत या वो चीज़ रहना चाहिए, एक लज्जा और एक पर्दा। आप गाइए लेकिन हद पार नहीं होना चाहिए। तो जो लोग अब अश्लीलता भरे गाने गाते हैं, मतलब उनको हद में रह के फिलहाल, अब देखिए, मैं किसी को मिलियन व्यूज वाला आजकल ट्रेंड चल गया है। अच्छे गाने भी जाते हैं मिलियंस में। आपके व्यक्तिगत फेवरेट सिंगर कौन है वैसे? मैं एक सिंगर का नाम लूंगा तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। हमारे सब सिंगर, मैं जिस समय जिस गाने को सुनता रहता वो मेरा अच्छा है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भोजपुरी और मैं किसी सिंगर को, क्योंकि बहुत छोटा गायक हूँ, मैं किसी को, ये जो मैंने कहा, मैं किसी को नसीहत के लिए नहीं कहा कि वल्गर नहीं गाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत वो था। अच्छा बताइए, पहले पार्टी में जो है गाने, जो है सिर्फ गाने तो कई लोग गाते थे लेकिन विजुअलाइजेशन नहीं हुआ करता था। आप अपने गाने में अब तो जो गाते हैं उसमें विजुअल वीडियोस भी होते हैं, खुद आप एक्टिंग भी करते हैं उसके अंदर, कैसे देखते हैं इस तरह के चेंज को? नहीं, देखिए, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए
और परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि अब जिससे जैसे समाज में जो डेवलपमेंट हो रहा है और टेक्नोलॉजी आ रही है और लोगों को समझाने का तरीका जो है बदल रहा है, चीज़ें बदल। अभी क्या है कि आप किसी चीज़ को सुनाइए और उसके बाद किसी फिल्मा करके उसको सुनाइए तो वो जान तक जाता है, वो अंदर तक जाता है और अंदर तक वो मैसेज छोड़ता है, ठीक है। तब लोग रिलेट करते हैं, तब वो समझेंगे कि हाँ ये है मेरी पीड़ा, ये चीज़ है। कभी अखिलेश यादव जी ने आपसे कहा कि इस मुद्दे पे गाना गाना है, या कभी कौन सा अखिलेश जी को कौन सा फेवरेट गाना है आपके जितने भी उनको पसंद आता है, जब भी मिलते हो कहते हैं अच्छा वाला सुनाओ यार दो? भैया अक्सर वो पार्टी ऑफिस में सुनते हैं ये गाना जो मैंने गाया था बीच में, हर 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हम के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हम के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया। ये उनका फेवरेट होंगे तो आपसे सुनते होंगे वो गाना। ये चलिए, अच्छा रहा, काफी आपका एक संघर्षशील अभी तक मैं कहूँगा दौर रहा, सफर रहा। एक गरीब परिवार से आप जौनपुर से आते हैं, बहुत ही साधारण परिवार से, और आज तक आप यहाँ पे पहुंचे और अभी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। खैर, हमेशा कहा जाता है कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करते रहना चाहिए, और उसी का एक जीता जागता उदाहरण आज हमारे साथ हैं रवि रांझा जी। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी के लिए गीत लिखते हैं, गाते हैं। भोजपुरी में काफी इनका एक लंबा इतिहास रहा है, इनका एक जर्नी जो है काफी प्रेरणादायक रही है। आज अपना समय देने के लिए रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि फिर हम आपसे हमारी ऐसे ही मुलाकात होती रहे और हम लोग एक दूसरे के जो आपके और आगे की जर्नी है उसके बारे में जानते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।